Assalamu alaikum viewers and welcome back to my channel Study Law with Bushra. So in today's video we are going to discuss the practical procedure relating to the partition of land. But before starting the discussion, I request you all to please subscribe to my channel and don't forget to press the bell icon for latest updates. Do share this video with your friends and don't forget to comment your feedback. So let's move towards the discussion. इससे पहले जब हमने लैंड रेवेन्यू एक्ट 1967 को डिटेल में डिस्कस किया था तो वहाँ पर सेक्शन 135 के अंडर हमने देखा था कि पार्टीशन किस तरह से की जाती है, कौन कौन लोग पार्टीशन करवा सकते हैं, उसका प्रॉपर प्रोसीजर क्या है। आज की इस वीडियो में हम इसके प्रैक्टिकल प्रोसीजर को डिस्कस करेंगे कि अराज़ी को तकसीम करने के लिए जो दरख्वास्त दी जाती है वो किस तरह से दी जाती है। मतलब कि आप किसी अराज़ी के अंदर मालिक हैं और आपके साथ बहुत से और खाता शुरका मालकान भी मौजूद हैं और आप उस अराज़ी में से अपनी हिस्सेदारी बज़रिया तकसीम निकलवाना चाहते हैं तो उसके लिए आप अपनी एप्लीकेशन फ़ाइल कर सकते हैं बिफोर दी डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर, डिप्टी कमिश्नर या एडिशनल डिप्टी कमिश्नर। अब जब आपने ये दरख्वास्त देनी है तो उस दरख्वास्त का तरीक़ाकार क्या होगा, उसका पैटर्न क्या है, आपने एप्लीकेशन किस तरह से फ़ाइल करनी है। सो एप्लीकेशन फ़ाइल करने के लिए सबसे पहला जो तरीक़ाकार है, जो पैटर्न है, वो क्या है कि सबसे पहले टॉप पर आपने अदालत का नाम लिखना होगा कि बादालत जनाब डिप्टी कमिश्नर साहब या डिप्टी कलेक्टर साहब बाइख्तियार कलेक्टर, आगे आपने ज़िला जो भी है वो लिखना है। उसके बाद फिर पार्टीज़ के नाम लिखने हैं। सबसे फ्रंट पे जो पेटिशनर है, जो एप्लीकेंट है, जो एप्लीकेशन फ़ाइल कर रहा है, जो अपनी अराज़ी को तकसीम करवाना चाहता है, उसका नाम ऊपर लिखा जाएगा, साइल का नाम लिखा जाएगा, बनाम जिसके अगेंस्ट यानी कि उस अराज़ी के जितने भी खाता शुरका मालकान होंगे उनका नाम मसूललेम यानी कि रिस्पोंडेंट्स की कैटेगरी में लिखा जाएगा। जितने भी उस अराज़ी के खाता शुरका मालकान हैं उनका नाम लिखा जाएगा, उनको मसूललेम बनाया जाएगा, रिस्पोंडेंट रखा जाएगा। उसके बाद फिर ऊपर आपने टाइटल देना है कि दरख्वास्त तकसीम अराज़ी खसरा नंबर। अब ये इम्पॉर्टेंट है कि किस खसरा में वो ज़मीन, आप किस खसरा की में ज़मीन के मालिक हैं, वो किस जगह पर वाक़या है, कितनी तादादी है यानी कि वो रकबा कितने का है, वो किस मौज़ा में वाक़या है, वो तमाम डिटेल्स आपने यहाँ पर लिखनी है। जहाँ पर भी वो अराज़ी वाक़या है उसकी तमाम डिटेल्स आपने अपने इस एप्लीकेशन के टाइटल में लिख देना है। उसके बाद फिर आपने अपने पॉइंट्स लिखने हैं उस एप्लीकेशन के अंदर। और पॉइंट्स क्या होंगे, सबसे पहले आपने ये लिखना है कि जनाब आली साइल जो है यानी कि जो एप्लीकेंट है, जो दरख्वास्त गुजार है, वो इस अराज़ी के अंदर खाता शरीक मालिक है। सेकेंडली ये कि अराज़ी जो है जिसकी ये तकसीम करवाने के लिए ये साइल आया है उसकी अभी तक कोई भी कानूनी तकसीम नहीं हुई। ये कि अराज़ी मुतदाविया यानी कि जो डिस्प्यूटेड प्रॉपर्टी है उसकी ताहाल कोई कानूनी तकसीम नहीं हुई। फिर तीसरा पॉइंट आपने लिखना है ये कि अराज़ी मुतदाविया मुश्तरका रहने में साइल को नुकसान हो रहा है, उसको इर्रिपेयरेबल लॉस हो रहा है। अगर इसकी तकसीम नहीं होती तो उसको नुकसान हो रहा है क्योंकि ये जॉइंट प्रॉपर्टी है, लिहाजा वो इसकी तकसीम करवाना चाहता है। चौथा पॉइंट आप ये लिख सकते हैं कि ये जो अराज़ी का हिस्सा है ये साइल को अपनी ज़रूरत के लिए दरकार है। वो कुछ भी पॉइंट्स आप लिख सकते हैं, लेकिन जो मेन पॉइंट्स होंगे वो क्या हैं, आप अराज़ी में खाता शरीक मालिक हैं, अराज़ी की कोई तकसीम नहीं हुई, मुश्तरका अराज़ी रहने से आपको नुकसान हो रहा है। उसके बाद फिर आपने लास्ट में अपनी इस्तदा लिखनी है कि इन हालातों वाक़यात की रोशनी में बज़रिया दरख्वास्त ये साइल इस्तदा करता है कि दरख्वास्त मंजूर फरमाते हुए इसकी कानूनी तकसीम करवाई जाए और
उसके नीचे फिर साइल का नाम लिखा जाएगा और लास्ट में लिखा जाएगा बजरिया वकील और वो सारी डेट वगैरह मेंशन कर दी जाएगी। सो ये आपकी एप्लीकेशन का पैटर्न है। ये एप्लीकेशन जब आप तैयार करेंगे तो इसके साथ आपने कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगाने हैं। सबसे पहला जो इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है फ़र्द। अब फ़र्द क्या है वो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, उस वीडियो का लिंक मैं यहाँ पर अटैच कर देती हूँ, आप लोग देख सकते हैं। फ़र्द में क्या होता है कि सारी डिटेल्स लिखी जाती है कि कौन कौन मालकान है, कौन कौन जो है वो काश्तकार है, खसरा नंबर, वो तमाम चीज़ें हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। इसके साथ जो एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो क्या है कि आपने नक्शा अलिफ लगाना है, या आप अपने कंसर्न पटवारी से जाके नक्शा अलिफ तैयार करवा सकते हैं। नक्शा अलिफ के अंदर उस लैंड से मुतल्लिक तमाम डिटेल्स होती हैं कि मौके पर मज़कूरा बाला खसरा की क्या हैसियत है, यानी कि उसमें मालकान कौन कौन हैं, उसमें ज़मीन किस किस्म की है, रकबा कितना है, वो तमाम डिटेल्स लिखी जाएगी। सो नक्शा अलिफ के में किस तरह से होता है कि ऊपर लिखा होता है कि जो साइल है उसकी तमाम डिटेल्स लिखी जाती हैं, वो कितने रकबे का मालिक है, वो तमाम डिटेल्स, और नीचे जितने भी रिस्पोंडेंट्स हैं, जितने भी उस खसरा के अंदर बाकी खाता शुरका मालकान हैं, उनका नाम डिटेल में लिखा जाएगा। अब ये दो डॉक्यूमेंट्स आपने फ़र्द और नक्शा अलिफ आपने अपनी इस दरख्वास्त के साथ अटैच करने हैं। नक्शा अलिफ इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है, वो आपको ज़मीन की डिटेल्स बता रहा है कि ज़मीन की क्या किस्म है उस पर, फिर ये आपने एप्लीकेशन कोर्ट में फ़ाइल कर देनी है। अब जब आप ये एप्लीकेशन फ़ाइल करेंगे तो वो किसी भी असिस्टेंट कलेक्टर के पास जो है वो उसको मार्क कर दी जाएगी। जैसे ही ये असिस्टेंट कलेक्टर की अदालत में आएगी एप्लीकेशन, उसके बाद हर सिविल केस की तरह जो इम्पॉर्टेंट काम है वो क्या होता है कि जब भी आप कोई केस फाइल करते हैं तो उसके बाद सबसे पहला काम क्या होता है कि दूसरी पार्टी को जो है वो इस केस का नोटिस भेजना होता है। सो इस केस में भी यही होगा, सेकंड पार्टी को अदालत कहेगी कि समनात दाखिल करवाए जाएं। अब समन का तरीक़ाकार क्या है, वही नॉर्मल तरीक़ाकार जो सिविल केसेस में फॉलो किया जाता है, जो ऑर्डर 5 ऑफ CPC के अंदर बताया गया है कि सबसे पहले उसकी पर्सनल सर्विस की जाएगी, उसके बाद फिर उसके कॉन्स्पिशियस प्लेस के ऊपर चिस्पां किया जाएगा, उसके घर के बाहर या उसके एडल्ट मेल मेंबर को दिया जाएगा। अगर फिर भी उसकी तामील नहीं होती फिर बज़रिया अखबार इश्तिहार जो है वो इसको बाकायदा इसका नोटिस दिया जाएगा कि आपके ख़िलाफ़ जो है वो इस तरह से तकसीम की दरख्वास्त जो है वो लगाई गई है। अब जब ये तमाम प्रोसीजर फुलफ़िल हो गया उसके बाद अगर ये रिस्पोंडेंट्स कोर्ट में अपीयर हो जाते हैं तो हर केस की तरह क्या होता है कि अगर सेकंड पार्टी अपीयर हो जाती है तो उसने अपनी जवाब दावा सबमिट कराना होता है। सो इस केस में क्या होगा, आपने तकसीम की दरख्वास्त लगाई है तो मसूल अलेम को नोटिस किया जाएगा कि वो अपनी जवाब दरख्वास्त जो हैं वो कोर्ट में सबमिट करवाएं, अदालत उनसे जवाब दरख्वास्त तलब करेगी। अब ये मसूल अलेम अगर जवाब दरख्वास्त कोर्ट में सबमिट कर देते हैं उसके बाद फिर ये कोर्ट दोनों पार्टी से जो है वो लिस्ट ऑफ विटनेसेस तलब करेगी, यानी कि फ़हरिस्त गवाहान मांगेगी और आइंदा जो भी पेशी होगी उस पर एविडेंस के लिए इसको रख देगी। सबसे पहले जो है वो एप्लीकेंट की एविडेंस रिकॉर्ड की जाएगी। उनमें सबसे पहले क्या होगा, एप्लीकेंट की जो एविडेंस स्टार्ट होगी उसमें सबसे पहले पटवारी हल्का जो कंसर्न पटवारी है उसका बयान कलम बंद किया जाएगा, जो कि अपने मुरतब शुदा कागजात जो फ़र्द जमा बंदी है, नक्शा अलिफ है, वो उनकी तस्दीक कराएगा, उनकी वेरिफिकेशन की जाएगी, यानी कि अपने अपनी एप्लीकेशन के साथ जो डॉक्यूमेंट्स लगाए हैं उनको वेरीफाई किया जाएगा थ्रू दिस पटवारी हल्का। वो इन डॉक्यूमेंट्स को एग्जिबिट करेगा, अपने साथ ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स लेकर आएगा जिनकी रोशनी में इनको एग्जिबिट किया जाएगा, यानी जितने भी डॉक्यूमेंट्स होंगे वो एग्जिबिट PW 1/1, 1/2, 1/3 ये इस तरह से एग्जिबिट किए जाएंगे। उसके बाद पटवारी की शहादत के बाद फिर एप्लीकेंट की जो शहादत है उसका जो बयान है वो कलम बंद किया जाएगा। ये उसकी लिस्ट ऑफ विटनेसेस के अकॉर्डिंग उसके जितने भी विटनेसेस हैं उनकी स्टेटमेंट्स रिकॉर्ड की जाएंगी और उसके बाद फिर ये केस फिक्स्ड कर दिया जाएगा रिस्पोंडेंट्स की एविडेंस के लिए।
اس کے بعد جب رسپونڈنٹس اپنے اپنے گواہ لے کر آئیں گے ان کا باقاعدہ سٹیٹمنٹ ریکارڈ کی جائے گی. جب رسپونڈنٹ کی ایویڈنس کمپلیٹ ہو جائے گی یعنی کہ دونوں پارٹیز نے اپنے اپنے گواہان گزار دیے, اپنے اپنے گواہان کے بیانات قلم بند کروا دیے, اس کے بعد شہادت فریقین ختم ہونے کے بعد پھر عدالت اس کیس کو آرگیومنٹس کے لیے فکسڈ کر دے گی. اور اگر یہاں پر کورٹ چاہے تو وہ فار دی پرپزز آف دی اینڈز آف دی جسٹس وہ کورٹ وٹنس بھی طلب کر سکتی ہے اگر وہ ضروری سمجھتی ہے تو. یہ ٹوٹلی اس کی ڈسکریشنری پاور ہے, اس کے ثوابدیدی اختیارات ہیں, وہ چاہے تو کسی کو کورٹ وٹنس کو بھی طلب کر سکتی ہے. اب اگر یہ کورٹ اس ایپلیکیشن کو منظور کرتی ہے تو سب سے پہلا کام جو کورٹ کرے گی وہ موڈ آف پارٹیشن جو تقسیم کا طریقہ کار ہے وہ وضع کرے گی. اب یہ طریقہ تقسیم یا یہ موڈ آف پارٹیشن کس طرح سے ہوگا کہ جو اراضی تقسیم ہونی ہے وہ ناقص کامل ہو کر یعنی کہ جتنی بھی اچھی بری جتنی بھی جو اراضی ہے وہ تقسیم ہوگی, جس میں سائل کا حصہ الگ کر دیا جائے گا اور مسئولہ لیم کا حصہ جو ہے وہ اکٹھا رکھا جائے گا. اب جس فریق کے جو پارٹی ہے یعنی کہ جو بھی اراضی کے جو مالک ہیں, جس بھی پارٹی نے اس اراضی کے اندر لیٹ سپوز اگر سائل نے اس اراضی پر کسی طرح کی کوئی تعمیرات وغیرہ کی ہیں تو وہ تعمیرات اس کے حصے میں رکھی جائیں گی. اس کے علاوہ اگر کسی پارٹی نے اس اراضی کو جو ڈسپیوٹڈ پراپرٹی ہے اس کو گروی رکھا ہے یا کسی کو فروخت کیا ہے تو وہ اس کے حصے میں رکھی جائے گی اور باقیوں کا حصہ جو ہے وہ الگ کر دیا جائے گا. اب یہاں پر جو امپورٹنٹ چیز ہے اس موڈ آف پارٹیشن کے اندر وہ کیا ہے کہ اس تقسیم کے دوران کیا چیز تقسیم نہیں ہوگی. سب سے امپورٹنٹ چیز جتنے بھی غیر ممکن راستہ جات ہیں جو قبرستان وغیرہ ہیں, پہلی چیز وہ تقسیم نہیں ہوگی, وہ دونوں پارٹیز کے درمیان سیم ہی رہے گا. اسی طرح جو وسائل آبنوشی ہے یعنی کہ جو آبپاشی کے جتنے بھی ذرائع ہیں, جو پانی کا جتنا بھی راستہ ہے وہ بالکل ویسا کا ویسا ہی رہے گا, اس کو تقسیم نہیں کیا جائے گا. اسی کے علاوہ وہ جتنے بھی درختان وغیرہ ہوں گے وہ تقسیم کیے جائیں گے, جبکہ باقی جو قبرستان غیر ممکن راستہ جات آبپاشی کے ذرائع یہ تمام جو ہیں یہ مشترکہ رہیں گے, ان کی تقسیم نہیں کی جائے گی. جب یہ موڈ آف پارٹیشن مکمل ہو جائے گا پھر اس کو پٹواری حلقہ کے پاس بھیجا جائے گا. پٹواری حلقہ اس کے اکارڈنگ جو ہے وہ اپنی ایک رپورٹ دے گا جس کو ہم کہتے ہیں نقشہ بے. وہ نقشہ بے تیار کرے گا. نقشہ بے تیار کرنے کے بعد تھرو گرداور سرکل اس کو جو ہے وہ کورٹ کو بھیجے گا. کورٹ اس کو چیک کرے گی کہ آیا اس پٹواری نے اکارڈنگ ٹو دی موڈ آف پارٹیشن یہ تمام کام کیا ہے یا نہیں. اگر کورٹ سیٹسفائی ہو جاتی ہے تو اس کو دوبارہ پٹواری حلقہ کو بھیجا جائے گا. یہاں پر عدالت نقشہ جیم مرتب کرنے کا آرڈر پاس کرے گی. اس کے بعد انتقالات تقسیم ہوں گے. اگر کسی خسرہ نمبر کے اندر رقبہ تھا 10 کنال کا اور اس میں سے سائل کا حصہ ہے 2 کنال کا اور فار ایگزامپل خسرہ نمبر ہے 57 تو یہاں پر سائل کا حصہ الگ کر کے تتمہ کاٹ کے اس کو حصہ دے دیا جائے گا. 57/1 ہو جائے گا. اس کا حصہ اس کو دے دیا جائے گا. باقیوں کا حصہ مشترکہ رکھا جائے گا. پھر یہ سائل اجرا کی درخواست داخل کرے گا اسی عدالت کے اندر اور تھرو پٹواری حلقہ عدالت اس کو اس کا کنسرن رقبہ اس کے حوالے کر دے گی. یہ تھا پراپر پروسیجر کہ تقسیم کی درخواست کس طرح سے فائل کی جاتی ہے, اس کا طریقہ کار کیا ہوتا ہے, تقسیم کی درخواست ایکسیپٹ ہونے کے بعد موڈ آف پارٹیشن کس طرح سے ہوتا ہے, نقشہ الف, نقشہ بے اور نقشہ جیم کیا ہوتا ہے. ان تمام چیزوں کو ہم نے ڈیٹیل میں ڈسکس کیا ہے. آئی ہوپ کہ آپ کو یہ لیکچر سمجھ میں آیا ہوگا اگر آپ نے اس ویڈیو کو اٹینٹیولی سنا ہے تو. اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو اس ویڈیو کو لائک کریں, کامنٹ کریں اور چینل کو ضرور سبسکرائب کریں. تھینک یو سو مچ فار واچنگ دس ویڈیو. ٹل دین اللہ حافظ.